हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मिता द स्माइल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मुझे बस थोड़ा सा कोल्ड हो गया है तो मेरी आवाज़ आप लोगों को भारी लग रही होगी, बट थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। कोल्ड की वजह से आवाज़ थोड़ी सी चेंज हो गई है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वर्ग 3 जो ग्रेड 3 है, एमपी टीचर्स वैकेंसी। उसमें जो हिंदी सब्जेक्ट आना है फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है कि सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, थोड़े से चेंजेस आए हैं। तो उनमें जो हिंदी पहले भी 15 नंबर की ही आती थी और अभी भी 15 की ही आएगी, बट हिंदी की जो पेडागोजी है वो भी 15 नंबर की अलग से आ जाती थी, वो नहीं आनी है। अब सिर्फ हिंदी की व्याकरण और उसका अनसीन पैसेज ही आने हैं, तो वो सारे 15 मार्क के ही आने हैं। तो उन्हीं के लिए मैं टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए जो प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनका एक साथ लेकर आई हूँ उनको। तो आप इनको ज़रूर लगाइएगा और बताइएगा कि आपको कैसे लग रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं फ्रेंड्स, वो हमेशा इम्पोर्टेंट रहते हैं और आपको वो ज़रूर ही लगाने चाहिए, क्योंकि उनके एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, और ये टॉपिक वाइज है। तो एक एक करके मैं सारे टॉपिक आप लोगों को क्लियर करा दूंगी। वैसे तो इसकी एग्ज़ाम डेट 31 अगस्त दी गई थी, बाकी मुझे नहीं लगता कि 31 अगस्त को एग्ज़ाम होगा, तो इसकी डेट थोड़ी सी बढ़ भी जाएगी। बट अब क्या करना है कि तैयारी टाइम से ही करनी है। तो आप प्रैक्टिस सेट तो लगाना ही है स्टार्टिंग से ही। पहले आप लगाओगे जब आपने कोई सिलेबस नहीं पढ़ा होगा, तो आप देखना कि आपसे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, और उसके बाद फिर आप दोबारा से लगाना जब आप थोड़ा सा सिलेबस पढ़ चुके होंगे। तो फिर देखना कि कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, और जब आपका फाइनल कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद लगाकर देखना, तो लगभग आपसे 99% क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप 3 बार ही रिवीजन कर लेंगे इन क्वेश्चंस का, तो आपकी हिंदी में 15 में से 14 और 13 नंबर कोई नहीं रोक सकता, आएंगे ही आएंगे। तो आप देखिए और प्रैक्टिस करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ मैं लेकर आऊँगी, जो कि सभी एमसीक्यूज़ आपको आए हुए मिलेंगे किसी न किसी एग्ज़ाम में। और इस बुक से जिससे मैं करा रही हूँ, बहुत ही अच्छी ऑथेंटिक बुक है। तो इसमें दिया गया है कि ये वाला क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो ये भी आपको पता चल जाएगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको वर्णमाला से जो क्वेश्चंस आते हैं उनका कराती हूँ। तो यही टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। उच्चारण की दृष्टि से इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है और इस वीडियो का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देखना आप, उच्चारण की दृष्टि से वा जो वर्ण है वह है क्या है? ओष्ठ वर्ण है, कंठ तालव्य वर्ण है, दंतोष्ठ वर्ण है या कंठोष्ठ वर्ण है? तो आपको बताना है कि जो उच्चारण की दृष्टि से वा है वो कौन सा वर्ण है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स UPPCL परीक्षा 2018 में आया हुआ है। तो देखिए आप, यहाँ पे दिया गया है कि UPPCL परीक्षा 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, उच्चारण की दृष्टि से बा है। तो इसका सही आंसर बताना है, क्या ओष्ठ वर्ण है या कंठ तालव्य वर्ण है या फिर दंतोष्ठ वर्ण है या कंठोष्ठ वर्ण है? तो जो वा है वो दंतोष्ठ वर्ण है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दंतोष्ठ वर्ण हो जाएगा वा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आवाज़ को इग्नोर करिएगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है, मौसम चेंज हो रहा है। पहले बहुत ज़्यादा बारिश हुई, अब उसके बाद धूप निकल रही है, तो मुझे बहुत जल्दी इन सब चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। तो मेरे को कोल्ड हो गया है मुझे, और मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही है। तो कोई बात नहीं, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। चलिए, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
सेकंड नंबर का, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? आपको हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या बतानी है। तो ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11 या फिर ऑप्शन डी 12। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है जो वो 11 राइट आंसर हो जाएगा। UPPCL परीक्षा 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अ के उच्चारण में खालिस्तान और खालिस्तान की सहायता ली जाती है। तो अ के उच्चारण में बताना है किसकी सहायता, किन दो चीज़ों की सहायता ली जाती है? दंत और ओष्ठ की, कंठ और तालु की, छंद और तालु की, या फिर इच्यस तालु की। तो बताना है, ये UPSI परीक्षा 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो बताना है आई को पढ़ने में दंत और ओष्ठ की सहायता ली जाती है, या फिर कंठ और तालु की, या फिर छंद तालु की, या फिर इच्यस तालु की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कंठ और तालु की सहायता से आय शब्द बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कंठ तालु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? जो चा वर्ग हैं जैसे कि चा, छा, जा, झा, ये चा वर्ग कहलाता है। ये पांचों अक्षर चा वर्ग के हैं। तो चा वर्ग की जो ध्वनियाँ हैं ये यानी कि ये पांचों ध्वनियाँ किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं? दंत, तालव्य, वत्स्य, कंठ। तो बताना है आपको। ये क्वेश्चन UPSI परीक्षा 2017 से लिया गया है। तो जो चा वर्ग है वो किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तालव्य। चा वर्ग ध्वनियाँ तालव्य में आती हैं, तो तालव्य वर्ग के अंतर्गत आती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? वर्णमाला के पुल्लिंग अक्षर नहीं है जो उनके बारे में बताना है। कौन सा अक्षर है जो पुल्लिंग नहीं है? छोटा आ और पा, चा और टा, ज, बड़ा ई। तो ये UPSC परीक्षा 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो पुल्लिंग नहीं है वो बताना है। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें जो छोटी ई और बड़ी ई दी गई है वो पुल्लिंग के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन, व्याकरण, स्वर, बोली, या फिर चारों हो गए। तो देखिए जो व्यंजन है वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए यह स्वतंत्र नहीं है। व्याकरण में तो सभी चीज़ों रहती हैं, और बोली में भी। तो जो स्वर है वो स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, इनमें किसी की सहायता नहीं ली जाती है बोलने के लिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। द, अ, क, स, अ बराबर क्या होगा? तो देखिए जो आधा दा है उसमें आ मिल जाएगा, तो ये पूरा दा बन जाएगा। और जो आधा का और आधा सा और आ है, तो का और सा मिलकर क्या बनाते हैं? ये आपको पता है कि छा बनता है। का और सा से मिलकर छा बनता है। तो का और सा मिलकर छा बन जाएगा, पर वो आधा छा होगा, पर उसमें आ मिल जाएगा तो वह पूरा छा बन जाएगा। तो दा और छा यानी दक्ष मिलकर बनेंगे ये सब। तो दा और छा दक्ष हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी UPSI परीक्षा 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
जो ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ढा वर्ण का उच्चारण स्थान है। ढा वर्ण का उच्चारण स्थान बताना है और वर्ग बताना है। तो जो ढा है वो वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है और उच्चारण स्थान और वर्ग है। तो देखना, जो ढा है ट ठ ड ढ, तो टा वर्ग के अंतर्गत आएगा। तो जो ऑप्शन सी है वो तो वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचे 3 ऑप्शन। तो ऑप्शन ए है टा वर्ग और चौथा स्थान, टा वर्ग और दूसरा स्थान, टा वर्ग और तीसरा स्थान। तो देखिए, पहले स्थान पे टा ही आएगा, दूसरे पे ठा आएगा, तीसरे पे डा आएगा और चौथे पे ढा आएगा। तो यह चौथा स्थान हो जाएगा। टा वर्ग के चौथे स्थान में आता है ढा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध स्वरूप समूह को क्या कहते हैं। जो लिपि चिन्ह होते हैं उनके क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। लिपि चिन्ह यानी यही छोटा बड़ा जो दिया गया था ज्ञानी तक, उनको लिपि चिन्ह कहते हैं। लिपि चिन्हों के समूह को क्या कहते हैं ये पूछ रहे हैं, तो पता ही है कि वर्णमाला कहते हैं। लिपि चिन्ह के समूह को यानी क्रमबद्ध समूह को, क्रम से लगाए गए समूह को, कि का के बाद खा ही आएगा, फिर गा, फिर घा, इस तरीके से का वर्ग के बाद चा वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर ता वर्ग, फिर पा वर्ग, इस तरीके से जो क्रम से समूह बनाए गए हैं उनको वर्णमाला कहा जाता है। ये क्वेश्चन कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2019 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी वर्णमाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या पूछ रहे हैं। 2 है, 7 है, 11 है, 4 है। तो बताना है आपको कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ह्रस्व स्वर यानी कि जिनका जो छोटे स्वर कहलाते हैं या लघु स्वर, उनको ही ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे छोटा, इस तरीके से जो स्वर दिए होते हैं उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है परंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता। तो स्वर में उनका समावेश नहीं किया जाता है, इसमें कौन सी 2 मात्राएं हैं। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो जो अंग और आहा है, इनको स्वरों में इनका समावेश नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2019 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अंग और आहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनियों का कौन सा वर्गीकरण है। संबल ध्वनि का वर्गीकरण बताना है उच्चारण की दृष्टि से। तो संयुक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, द्वित्व ध्वनि या संपृक्त ध्वनि। तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2019 से पूछा गया प्रश्न है। तो उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का वर्गीकरण ऑप्शन डी संपृक्त ध्वनि के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। हास्य में, प्लुत में, अनुस्वार में या फिर अनुनासिक में। तो जो प्लुत स्वर है उनमें दीर्घ उच्चारण से भी अधिक का समय लगता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लुत स्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। वर्णमाला में जो ये स्पर्श व्यंजन है उनकी संख्या बतानी है, कितनी है। 30 है, 20 है, 25 है या फिर 35 है। तो जो वर्णमाला है उसमें स्पर्श व्यंजनों की संख्या बतानी है आपको। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, ये मंडी परीक्षा 2019 में आया हुआ प्रश्न है। तो स्पर्श स्वरों की व्यंजनों की संख्या 25 है और जो पांचों वर्ग हैं उनके पांचों अक्षर इसमें आते हैं, जैसे कि का वर्ग के पांचों अक्षर, टा वर्ग के, चा वर्ग के, ता और पा वर्ग के। तो ये सभी 25 अक्षर स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर ए आय का उच्चारण स्थान कौन सा है। ए और आय का उच्चारण स्थान बताना है आपको। तो कौन सा है, कंठ, तालव्य, दंतोष्ठ, ओष्ठ या कंठोष्ठ। तो जो स्वर है ए आई उनका उच्चारण स्थान बताना है आपको। अभी आय का पूछा गया था उच्चारण स्थान, तो बताया ही था। तो इसी तरीके से ए और आय का बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। कंठ तालव्य से मिलकर ए आय बोले जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। ये मंडी परिषद परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। का के बाद, इतना सरल क्वेश्चन है ये, तो आपको फटाफट से बता देना है कि का के बाद कौन सा अक्षर दिखाई देता है व्यंजन में। खा, छा, चा या फिर ज्ञा। मंडी परिषद परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें बहुत ही कन्फ्यूज़न हो जाएगी। अगर जिसको पता नहीं है तो वो का के बाद सीधा खा लगा देंगे, पर का के बाद खा नहीं आएगा, का के बाद छा आएगा। अगर व्यंजन को ध्यान से देखते हैं तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, क्योंकि छा का आधे का और आधे सा से मिलकर बनता है। तो का के बाद छा, क्षत्रिय वाला छा आएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। सार्थक हो और सबसे छोटी इकाई को किसे माना गया है। मात्रा को, शब्द को, अर्थ को या फिर वर्ण को। मंडी परिषद परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी, क्योंकि सार्थक इकाई पूछ रहे हैं। लघुत्तम इकाई वर्ण हो जाता, पर सार्थक पूछ रहे हैं तो ऑप्शन बी शब्द हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्न में दंत्य वर्ण कौन सा है। दंत्य वर्ण बताना है। तो टा है, शा है, हा है या फिर पा। ये स्टेनोग्राफर परीक्षा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। दंत्य वर्ण टा है या सा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी हा या फिर ऑप्शन डी पा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सा हो जाएगा। सा जो वर्ण है वो दंत्य वर्ण के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है। अनुनासिक बताना है। तो जो पंचमाक्षर होता है वो अनुनासिक वर्ण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे बताना है ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी माँ, ऑप्शन सी बा और ऑप्शन डी पा। तो जो ऑप्शन बी है माँ, वही पंचमाक्षर भी है, तो यही अनुनासिक वर्ण में आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए स्टेनोग्राफर परीक्षा 2019 के प्रश्न आए हुए हैं तो ये उसी में आए हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में कौन सा वर्ण घोष है। घोष वर्ण के अंतर्गत कौन सा आता है। तो गा है, चा है, खा है या फिर का है।
तो बताना है कि घोष बाण के अंतर्गत कौन से आते हैं बाण। तो ऑप्शन ए है जो राइट आंसर हो जाएगा, गा घोष है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गा बाण। सॉरी, थोड़ा सा ऊपर लग गया इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला और सा का उच्चारण स्थान किस स्थान से होता है? उच्चारण ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है? ओष्ठ से, तालव्य से, दंत से या कंठ से? तो आपको बताना है जो ला और सा है उसका उच्चारण स्थान दंत से होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ला और सा का उच्चारण स्थान दंत से होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि कौन सी नहीं है? कंठ ध्वनि है, दंतोष्ठ है, ग्रीवा है या फिर मूर्धा ध्वनि है? मंडी परिषद परीक्षा 2019 में आया हुआ प्रश्न है। तो जो ऑप्शन सी है ग्रीवा ध्वनि, ये आपने सुनी नहीं होगी, बाकी ये सभी सुनी हुई हैं जैसे कि कंठ, दंतोष्ठ, मूर्धा। तो जो ग्रीवा ध्वनि है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। किस उच्चारण व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तालव्य उच्चारण स्थान वाले व्यंजन को बताना है। मंडी परिषद परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो जो माँ है क्या उसका उच्चारण स्थान तालव्य है या फिर झा का या फिर गा या ना? तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, झा। यानी कि जो चा वर्ग वाली लाइन है वो तालव्य वाली है, उसका उच्चारण स्थान तालव्य है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में, उसको क्या कहा जाता है? तो जिन व्यंजनों की ध्वनि गणना ना स्वर में की जाए ना व्यंजन में, तो क्या उसको अयोगवाह कहेंगे, अंतस्थ कहेंगे, ऊष्म कहेंगे या फिर आगत कहेंगे? मंडी परीक्षा में पूछा गया ये प्रश्न है। तो जिन ध्वनियों की गिनती ना स्वर में की जाए ना व्यंजन में, उनको अयोगवाह कहते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्ग में बांटा गया है? 1, 4, 3 या 2? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2। स्वर तंत्रियों के आधार पर 2 वर्ग में बांटा गया है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना वर्ण विच्छेद कहलाता है, संधि कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है या फिर वर्ण संयोजन कहलाता है? तो ये वर्ण विच्छेद कहलाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। स्वरों का उच्चारण अनुनासिका की सहायता से होता है, बिना किसी की सहायता से होता है, व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वरों की सहायता से होता है? कनिष्ठ सहायक बैकलॉग परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्वरों का उच्चारण बिना किसी सहायता से किया जा सकता है। स्वरों के उच्चारण में किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? हास्य स्वर होते हैं, द्वैत व्यंजन होते हैं, संयुक्त स्वर भी होते हैं और प्लुत बताना है कि स्वर होते हैं या नहीं। तो प्लुत स्वर होते हैं। तो हास्य स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर होते हैं, पर द्वैत है जो द्वैत व्यंजन होते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह कृषि प्राविधिक परीक्षा 2019 में हुई थी, उसमें पूछा गया प्रश्न है। चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? प्रयत्न और उच्चारण के स्थान पर जो व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है उसको बताना है कौन सा है? ऊष्म है, उच्छिप्त है, पार्श्विक है या फिर सघोष? कृषि प्राविधिक परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन जो डी है सघोष, वह व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है,
तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या हर्ष से दुगना समय लगता है उनको कहते हैं लघु स्वर, मूल स्वर, प्लुत स्वर या गुरु स्वर। तो ऑप्शन डी जो राइट आंसर है गुरु स्वर वो राइट हो जाएगा। इसी को दीर्घ स्वर भी कहा जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? वात्स्य या फिर काकल्य या फिर कंठ या मूर्धन्य। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हो। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन हो उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण को काकल्य कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को बताना है क्या कहा जाता है। वर्णमाला, शब्द भंडार, वर्ण समूह, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है वर्णमाला। अभी पहले भी पढ़ चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, छा वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बनता है? ये मैं पहले भी अभी आपको बता चुकी हूँ। यूपी बीएड परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। का है जो का और सा से मिलकर बनता है, यानी षटकोण वाला जो सा होता है उससे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन बताना है। उ, ई, औ, आ। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? ये भी यूपी बीएड परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो संयुक्त व्यंजन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी औ। औ है वो संयुक्त व्यंजन है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है, यानी ये चारों गुण एक ही वर्ण में विद्यमान है। वो वर्ण आपको बताना है कि वह स्पर्श व्यंजन भी हो, कंठ ध्वनि भी हो, अघोष भी हो और महाप्राण भी हो। तो देखिए जो चार ऑप्शन दिए गए ये चारों व्यंजन ही स्पर्श व्यंजन है। आप पूछ रहे हैं कंठ ध्वनियाँ, तो कंठ ध्वनियाँ जो का वर्ग होता है वो कंठ ध्वनि के अंतर्गत आता है। तो का, खा, गा, घा ये भी चारों कंठ ध्वनियाँ हैं। अब अघोष और महाप्राण बताना है। तो देखिए जो पहला और तीसरा अक्षर होता है और पांचवा अक्षर वो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, और दूसरा और चौथा है वो महाप्राण के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी और डी तो एलिमिनेट हो जाएंगे, ए और बी बचेगा जो कि दोनों ही महाप्राण हैं। तो अब देखना है अघोष व्यंजन को कौन सा है, अघोष व्यंजन कौन सा है। तो देखिए पहला और दूसरा अक्षर अघोष होते हैं और बाकी तीसरा चौथा पांचवा घोष या सघोष होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए खा, जो खा वर्ण है वो स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ ध्वनि भी है, अघोष भी है और महाप्राण भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे टिक हो गया था तो वो शायद अभी गलत होगा, वो ऐसे ही टिक हो गया धोखे से। तो फिर से पढ़ के बताते हैं, कंठ तालव्य कौन सा है? ए, ऐ, रा, शा, आ, उ, ऊ। कंठ तालव्य ध्वनि बतानी है। तो कंठ तालव्य ध्वनि है जो वो है ए, ऐ, ये पहले भी बता चुके हैं। तो कंठ तालव्य ध्वनि ए, ऐ है। तो इसका राइट आंसर 42 का ए हो जाएगा। कंठ तालव्य ध्वनि ए, ऐ है। तो फ्रेंड्स कैसे लगे आज के सेशन के क्वेश्चन आपको कैसे लगे ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके।
और एक टॉपिक से कम 4 से 5 वीडियो में लेकर आऊँगी, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। कहीं से भी क्वेश्चन आए उस टॉपिक से आपके क्वेश्चन छूटने ना पाए, इतनी प्रैक्टिस मैं आपको करा दूंगी। तो बने रहिए मेरे चैनल स्मिता द स्माइल पर। इसी तरीके की और भी वीडियो मैं लेकर आती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखना और प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो जाएगा और आपको एग्ज़ाम में फुली प्रिपेयर होके जाना है। और ये मैं गारंटी के साथ आपसे कहती हूँ कि एक एक टॉपिक के 5 वीडियो में लाऊंगी, जिससे कि उस टॉपिक से बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।